LDtutorial.com is a free worldwide online study website. तो नमस्कार मित्रों, मैं अतुल अंबर पांडे और आप देख रहे हैं एलडी ट्यूटोरियल। आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं रैम और एसएसडी के बारे में कि रैम एसएसडी का क्या कहानी है, क्या हमें रैम एसएसडी अपने लैपटॉप की बदलनी चाहिए, क्या इसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, और हमें किस तरह का रैम और एसएसडी बदलनी चाहिए। इसमें भी लॉजिक होता है, ये नहीं कि हम कोई भी लगा सकते हैं। तो इन सारे सवालों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे सजेशन लिया कि मेरी लैपटॉप की स्पीड काफ़ी कम है, मैं अपने ऑफिस का नॉर्मल वर्क भी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं जैसे अगर कंप्यूटर की लैपटॉप की स्पीड बढ़ानी है तो हमें दोनों पर्पस से काम करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर से भी और हार्डवेयर से भी। तो सॉफ्टवेयर से मैं जो कर पाता था, सॉफ्टवेयर को मैंने ठीक ठाक किया, कुछ उसकी स्टोरेज घटाई, हर चीज़ किया, लेकिन उसके बाद भी उसका स्टोरेज काफ़ी कम था, जिसकी वजह से उसका कंप्यूटर स्लो ही चल रहा था। फिर मैंने उसको रिकमेंड किया कि आप हार्ड डिस्क निकलवा कर एसएसडी लगवा लो और रैम बढ़वा लो। तो उसने ये सारा काम किया, रैम बढ़वाया, एसएसडी चेंज करवाया, उसका चला कंप्यूटर लैपटॉप 1 साल तक चला। उसके बाद फिर उसका वर्क और बढ़ गया, उसने और फ्रीलांसर से जुड़कर फ्रीलांसिंग करने लगा, जिससे उसका वर्कलोड और बढ़ गया, उसकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी, और फास्ट कंप्यूटर की और ज़्यादा स्टोरेज की। तो अब वो मुझसे पूछता है कि मैंने तो अब बदलवा लिया है, एसएसडी भी लगवा ली, रैम भी लगवा लिए, अब मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा समझा कि अब इसको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप नया ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में ऐसे हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, उसके बाद भी बहुत कम काम कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई, और उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जिससे उसका स्पीड काफ़ी बढ़ गया, उसके लैपटॉप का, मतलब दोबारा उसने क्या क्या ऐसी चीज़ें करवाई कि उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं कि क्या हार्ड डिस्क बदलने से, रैम बदलने से क्या लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क किस तरह से इम्पैक्ट डालता है कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। तो एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हार्ड डिस्क और रैम को ऊपर डिपेंड होता है, और इसके अलावा प्रोसेसर होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन मोटा मोटी क्या होता है कि लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें बदल नहीं पाते। जैसे मैक्सिमम लैपटॉप में जो आजकल नए ज़माने के आ रहे हैं, उसमें जो प्रोसेसर होता है वो इनबिल्ड होता है, उसको चेंज करने के लिए बहुत स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो शायद जो जनरल दुकान होती है उस पर ना मिल पाए। उसी तरीके से ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, वो भी इनबिल्ड आते हैं। तो जो चीज़ इनबिल्ड है उसमें हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं लैपटॉप में, वो कुछ स्पेशलिस्ट लोग ही कर पाते हैं। बाकी जो नॉर्मल चेंजिंग है, जो आसानी से, जो इनबिल्ड नहीं होता, वो आराम से प्लग इन प्लग होता है, उसको आराम से निकाल लो, लगा लो कोई दूसरा, तो उसको हम आसानी से बदल पाते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम आसानी से कर पाते हैं। जैसे एक होती है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या होती है बेसिकली कि जैसे जो हमारा, जब भी हम डेटा रखते हैं तो हम हार्ड डिस्क में ही रखते हैं, और डेटा निकालते हैं तो हार्ड डिस्क से ही निकालते हैं। अब हार्ड डिस्क की स्पीड अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जब हम निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे आप ये समझो कि आप साइकिल चला रहे हो, और साइकिल आपको बेकार रास्ते पर चलाने हैं जिसमें ज़्यादा गड्ढे हैं, तो आपके साइकिल की स्पीड जो होती है कम हो जाती है। ठीक वही काम यहाँ पर भी है। अगर हार्ड डिस्क की स्पीड कम है, जहाँ हम डेटा स्टोर करें उसकी स्पीड कम है, तो हम रख भी उसमें देरी से पाएंगे और उसमें से डेटा निकाल भी देरी से पाएंगे। तो इसका स्पीड बदलने से ये होता है कि जब भी डेटा रखते हैं उसमें वो काफ़ी स्पीड के साथ रख पाते हैं, और जब भी निकालते हैं तो काफ़ी स्पीड के साथ निकल पाती है। जैसे मान लो कि अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, हमने माउस से क्लिक किया, तुरंत वो फाइल ओपन हो गया, मतलब हार्ड डिस्क की स्पीड काफ़ी तेज़ है। अगर हमने क्लिक किया और वो काफ़ी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो एक हद तक हार्ड डिस्क पर काम करता है कि किस तरह से चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर। तो अब हार्ड डिस्क से क्या स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मली हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड 150 होती है, 200 होती है, जनरली 300 होती है। 300 से ज़्यादा बहुत कम ही होती है, 300, 400, 500 ऐसा बहुत कम होती है, लेकिन 300 नॉर्मली मान लो कि होती है। अब वो हार्ड डिस्क को मैं बदल देता हूँ अगर एसएसडी में, तो एसएसडी की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल 500 Mbps होती है।
मतलब कि आप उसमें 200 ज़्यादा बढ़ गया। अब SSD भी कितने तरीके की आती है। अब यहाँ गेम ये है, जैसे मान लो कि आप जनरली किसी दुकान पर जाओगे और उसे कहोगे कि भाई मेरे हार्ड डिस्क निकाल दो, SSD डाल दो, तो वो नॉर्मली SSD डाल देंगे साटा वाली, जो कि कांड मेरे दोस्त के साथ हुआ था। उसका भी लैपटॉप ले गया दुकान पर कि मुझे SSD डलवानी है, उसमें नॉर्मल साटा वाली SSD डाल दिया, उसकी स्पीड हो गई 500 Mbps। लेकिन अब उससे और ज़्यादा स्पीड अगर हमें बनवानी है तो हमें दूसरे तरीके की SSD को मूव करनी पड़ेगी। दूसरे तरीके की SSD जैसे एक नई आती है NVMe। NVMe स्पीड, इसकी स्पीड लगभग 3000 Mbps होती है। आप समझ सकते हो कि 6 गुना ज़्यादा हो जाता है, 5 गुना ज़्यादा हो जाता है इसकी स्पीड। उसमें भी एक और आ रहा है 2.0 NVMe, इसकी स्पीड और ठीक ठाक होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जब भी आप ये SSD बदलवाने जाते हो तो वो आप ये पहले चेक करा लो कि आपके लैपटॉप में उसके हिसाब से पोर्ट दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपके लैपटॉप में पोर्ट है ही नहीं जिसमें आप NVMe इंस्टॉल कर पाओ तो आप नहीं करा पाओगे, फिर आपकी स्पीड हो जाएगी 500 Mbps जो आपकी SATA SSD की होती है नॉर्मली। तो आपकी एक बात हो गई अभी हार्ड डिस्क की। अब हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में कि रैम किस तरह से चीज़ें डिपेंड कराता है स्पीड घटाने और बढ़ाने में। तो बेसिकली रैम का स्पीड से भी लेना देना होता है। जैसे मान लो कि अगर आपकी रैम है 2 GB की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 GB कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 है कि 3200 हो, ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो कि अब अगर आपकी रैम है 2 GB की, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 GB से ज़्यादा डेटा आप ओपन करोगे तो वो धीरे धीरे चलेगा, वो चल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही है तो 2 GB की। अब जैसे मान लो कि कोई लड़का चाहता है कि उसकी रैम बढ़ जाए, 8 GB की रैम हो जाए, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो लैपटॉप है वो कितने GB तक का रैम सपोर्ट कर सकता है। मतलब जब आप लैपटॉप खरीदते हो या फिर जब आप लैपटॉप के मॉडल नंबर गूगल पर डालते हो या फिर कोई जो अमेजोन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, इस पर जाकर उस लैपटॉप पर क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी में लिखा होता है कि मैक्सिमम रैम साइज, एक तो दे दिया आपके साथ कि 4 GB का आपका रैम है, वो ठीक है। मैक्सिमम रैम साइज हम इसमें कितना एक्सपेंड कर सकते हैं ये भी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अगर आपका लैपटॉप कंफर्टेबल है कि उसमें हम 8 GB का रैम लगा पाएंगे तभी आप लगा पाओगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का रैम आप में लग पाएगी, ये भी चीज़ डिपेंड करती है। तो जनरली ये होता है कि जो आपके कंप्यूटर के साथ जो रैम दिया हुआ है वो उसका एक फ्रीक्वेंसी वाला वो रैम ठीक ठाक होता है। जैसे मान लो कि अगर आपके लैपटॉप के साथ दिया हुआ है 2400 फ्रीक्वेंसी वाली, तो आप जब दूसरा रैम लगवाओगे तो 2400 वाली फ्रीक्वेंसी से ही लगवाओगे। अगर ज़्यादा आप लगवा दोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पुराने कैपेसिटी के हिसाब से चलेगा। ये चीज़ें होती हैं। तो अब मेरा सजेशन ये है कि जैसे मान लो कि आप SSD या रैम बदलवाने जाओ तो पहले अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी अच्छी से चेक कर लो कि हमारे में कितने फ्रीक्वेंसी का रैम लग पाएगी, कितने हम इसमें एक्सपेंड कर पाएंगे, SSD हमारे में कौन सा लग पाएगी। अगर आप खुद से नहीं समझ पाते हो, जब भी आप दुकान पर जाओ तो उससे पूछो भैया हमारे में आप जो SSD कार्ड लगा रहे हो वो कौन सा लगा रहे हो, क्या इससे हायर फ्रीक्वेंसी वाली लग सकती है, SSD में Mbps आता है, इतने Mbps से ज़्यादा लग सकती है। रैम भी ऐसे कर सकते हो, आप अपने रैम के कैपेबिलिटी चेक कर सकते हो कि कितने कैपेबिलिटी तक हमारा रैम सपोर्ट करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक सपोर्ट करता है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। मैं रैम पे एक दिन अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा रैम लगाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।